नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट की और बजट से उम्मीदों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 9वां बजट होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में पेश कर चुकी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7% से अधिक रहने का अनुमान है। बजट को लेकर हर वर्ग की अपनी उम्मीदें हैं। असल में 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाली रही है। मुद्दा चाहे खेती किसानी का हो या बात उद्योग जगत की हो, मुद्दा महिला सशक्तिकरण का हो या युवाओं का, बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा क्षेत्र की जाए या देश के समग्र विकास की, रेलवे, ऊर्जा, इनकम टैक्स और मिडिल क्लास से जुड़े मुद्दों पर सरकार कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है। स्वदेशी से प्रेरित आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा और विकसित भारत का लक्ष्य है। लिहाजा मुद्दा राजकोषीय रणनीति का है और मुद्दा वैश्विक सहभागिता का भी है। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किए जाने वाले भारत के केंद्रीय बजट पर देश दुनिया की निगाहें लगी हैं। हर किसी को उम्मीद है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट और बजट से क्या उम्मीदें हैं, उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट को लेकर क्या कहा। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है। और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है, जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने देश का लेखा जोखा जो नीतिगत और अर्थ से जुड़ा होता है उसको देश के सामने रख दिया है। आइए सुनते हैं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने क्या कहा। India is an indeed oasis of macro stability in otherwise a turbulent world. Numbers speak for themselves. Our GDP for this financial year is estimated, this is all IMF forecast, may differ slightly from what MOSPI has told us. IMF predicts 7.3% for the year ending March 2026. We have 7.4 from MOSPI. And the fund forecasts 6.4% for the next 2 years, 26-27 and 27-28. You will hear our numbers later. But the important thing is whether it is for the current financial year or the future, our India's growth numbers stand out in comparison to any other part of the world. And that is why we call India a oasis of economic performance in the global scenario. नीतियों का है, बजट में क्या कुछ होगा ये 1 फरवरी को पता लगेगा, लेकिन हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक विशन दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र
IIPA से। डॉक्टर अशोक विशन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर रणजीत मेहता जी से, जो CEO हैं एवं महासचिव हैं PHDCCI से। बहुत बहुत स्वागत है रणजीत जी आपका संसद टीवी पर। और शुरुआत रणजीत जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था का है, केंद्रीय बजट का है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आप बजट को कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद शो में मुझे बुलाने के लिए। बजट जो 2026 में अभी हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को सुन रहे थे, ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण बजट है। जब पूरे विश्व में एक जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस चल रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, और उस पे कोविड के बाद जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी ने परफॉर्म किया है, आज भी हमारी इकोनॉमी देश पूरे विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। और इस टाइम जो रिसेंट कई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और टैरिफ वॉर की वजह से सबसे पहले तो सरकार ने जो एक महत्वपूर्ण कदम पिछले 10 साल की अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत बड़ा फोकस रहा है। मैं समझता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जो जिस पे इन्वेस्टमेंट करने पे अगर हम 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 रुपए के बराबर इकोनॉमी में जुड़ता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो है कई जॉब क्रिएट होती हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है, और देश में जो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। मैं समझता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा सरकार का, और जिस तरीके से हर साल 10-15% की बढ़ोतरी उसमें करी है, इस साल भी हमें उम्मीद है कि उसमें जरूर ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ रहेगी। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक पॉलिसी जो रिफॉर्म्स कई सरकार ने करे हैं उसमें स्टेबिलिटी जो कि देखने को पिछले कई सालों में देखने को मिली है, पिछले जब भी मोदी गवर्नमेंट के, और ये कंटिन्यू रहेगी। एमएसएमईज को इस बार बड़े चैलेंजेस हैं। हमारे देश में करीब 70 मिलियन से ज्यादा एमएसएमईज हैं, और इनका जो मुख्य एमएसएमईज का चैलेंज रहा है वो है कैसे वो कम दर पे और इजीली उनको अपने व्यापार के लिए पैसा कहां से आए, किस आसानी से वो कर सकें। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हमारी हालांकि डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही रिजिलियंट है। तो इंडियन इकोनॉमी काफी रिजिलियंट है और डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से बट द सेम टाइम जो हमने रिसेंट जो हमारे स्मॉल जो व्यापारी हैं, हमारे एमएसएमईज हैं, उनको यूएस में जो टैरिफ लगे हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आई हैं उसकी वजह से जो एक मार्केट एक्सेस के लिए एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन बजट में भी हमें उम्मीद है कि उनको काफी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। क्योंकि जो नए मार्केट हमने कई ऐसे एफटीए करे हैं, यूके के साथ एफटीए किया है, ओमान के साथ किया है, न्यूजीलैंड के साथ किया है, ईयू के साथ जो इतना बड़ा एफटीए किया है, इतनी बड़ी हमारी मार्केट है, तो इसमें डेफिनेटली हमें एमएसएमईज को खास तौर पे इसमें हैंड होल्डिंग के लिए वो बजट मिलेगा, और जो फाइनेंस उनको कम से कम रेट में इजीली फाइनेंस मुहैया कराया जाए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पिलर है, मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी हमारे देश में 50% से जनता जो है हमारे देश में पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चर में खास तौर पे फूड प्रोसेसिंग में, क्योंकि हमारे देश में ऐसी जगह है जहां पे कि हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन उनको एक बाजार में लाने के लिए जो एक फूड प्रोसेसिंग कैसे कि जहां पे जो प्रोडक्ट बहुत फेमस है, इसके लिए डेफिनेटली हमें कोल्ड चेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में उसको करना है, जिसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो इंटीग्रेशन है वैल्यू चेन में, क्योंकि आज जो है पूरा विश्व एक भारत की जो अर्थव्यवस्था है ग्लोबल वैल्यू चेन इंटीग्रेट होने जा रही है। तो उसके लिए हमें जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे जो हमारे उत्पाद होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं वहां पे हैं, वहीं पे अगर इंडस्ट्री लग जाए तो इसमें जो है कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, कई महिलाएं हैं जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी फूड प्रोसेसिंग और उससे काफी जॉब क्रिएशन होती है। वो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत की जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर अशोक विशन दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मुद्दा खेती किसानी का है और कृषि क्षेत्र जो मोदी सरकार है उसकी प्राथमिकता में हमेशा सबसे ऊपर रहा है। बात चाहे किसान सम्मान निधि की जाए या योजना या नीतिगत फैसलों की जाए। आर्थिक सर्वेक्षण की मैं बात करूं तो कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है। आप कैसे देखते हैं जो बीता वर्ष गुजरा है और जो आने वाला केंद्रीय बजट है 26-27 का, कृषि क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। कृषि क्षेत्र में जो इन्होंने इस सरकार ने पिछले 11-12 सालों में जो प्राथमिकता दी है ना, वो पहले कभी नहीं हुई है। अब ये क्योंकि कृषि क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले जो नींव है वो कृषि से ही चलती है, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी उसके ऊपर है। तो वो इमारत तभी बुलंद होगी जब उसकी नींव बुलंद होगी। तो और नींव है कृषि। अब कृषि में सरकार ने बहुत प्रयत्न किए और ये भी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2025-26 का, उसमें बहुत स्पष्ट दिखाया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो समृद्धि है वो कृषि से बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो ये है। और ये भी हमें याद रखना है कि जो भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो हमारे गांवों में बसती है। तो उसके बिना तो कुछ आगे हम विकसित देश तो नहीं बन सकते अगर हम 2/3 जनसंख्या को पीछे छोड़ दें या उसको प्राथमिकता न दें। तो सरकार की यह प्राथमिकता है कि कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देंगे और उसमें बहुत स्पष्ट ये संकेत है। अब जैसे हम चार स्कीम है जिसमें सरकार ने बहुत ज्यादा जोर दिया है और एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और किसान क्रेडिट कार्ड। ये 4 बहुत सारी और भी स्कीम है लेकिन 4 ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद कोई भी देश, अगर आप पूरे 200 से ज्यादा देशों के अगर विश्लेषण करेंगे, कोई देश ऐसा विकसित नहीं हुआ है जिसका एक्सपोर्ट बड़ा स्ट्रांग नहीं हो। तो भारत सरकार जो इस समय की जो सरकार है कृषि का जो एक्सपोर्ट पे भी बहुत तवज्जो दे रही है। और अभी इसी साल जो पिछले साल मतलब 55 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, वो अपने आप में भी रिकॉर्ड है। और मुझे ऐसा लगता है अगर इसी स्पीड पे चलते रहें तो 2030 तक मेरा खुद का अनुमान है कि 100 बिलियन US डॉलर हमारा पहुंच जाएगा कृषि का ही। और कृषि में सरकार ने कुछ छोटे जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वो है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन का बहुत योगदान है। फिर AI है, देन कोल्ड स्टोरेज का है और जो ये ब्लू रिवॉल्यूशन है जैसे फिश एंड ऑल दोस थिंग। और भारत अब जो डेयरी में भी बहुत विकसित हो गया, उसका जो ग्रोथ रेट है जो क्रॉप हस्बेंड्री से काफी ज्यादा है, चाहे फिशरी देख लें चाहे डेयरी देख लें। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन और ब्लू रिवॉल्यूशन, ये तीनों जो रिवॉल्यूशन हुए क्रांतियां हैं, हम सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति को देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कृषि जो सफेद है व्हाइट रिवॉल्यूशन है और ब्लू रिवॉल्यूशन, उसका बहुत जबरदस्त योगदान है। और उसकी जो अगर विकास दर देखें तो क्रॉप हस्बेंड्री से काफी आगे है। तो सब मिला के कृषि का बहुत ही उत्साहजनक संकेत मिल रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। और आशा मतलब विश्वास है और विश्वास हमारी रिसर्च के बेस पे है। मेरी खुद की रिसर्च है जो ये बताती है कि अगले 3-4 सालों में कृषि का बहुत ही योगदान रहेगा। और और वैसे भी अगर इतिहास उठा के देखें तो भारत कृषि प्रधान देश है और वो और आगे बढ़ेगा। जी, जाहिर तौर पे इसीलिए मैंने कहा कि भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए 2014 के बाद से जितने भी बजट पेश किए गए हैं, सरकार की नीतियां बनी हैं, उसमें गांव गरीब किसान सरकार की प्राथमिकता में रहा है। हर बजट में गांव गरीब किसान, महिला सशक्तिकरण, युवा सरकार की प्राथमिकता में रहा है। लेकिन रणजीत जी, मैं अगर आपसे जानना चाहूं, क्योंकि बात परिवर्तनकारी सुधारों की है प्रधानमंत्री जी ने,
उन्होंने कहा है कि परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर हम बात पिछले एक दशक की करें तो सरकार ने कई रिफॉर्म्स किए हैं, नीतिगत सुधार किए हैं। इन सुधारों को आप कैसे देखते हैं? 2025 का वर्ष भी रिफॉर्म्स के लिए जाना जाएगा, बात चाहे जीएसटी 2 की हो या आयकर संबंधी छूट की हो। आप कैसे देखते हैं इन रिफॉर्म्स को? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, सबसे पहले जो इस सदी का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रिफॉर्म था वो है जीएसटी। जीएसटी एक टेक्टोनिक शिफ्ट लाया हमारे पूरी इकोनॉमी में, और जो आईबीसी का है, जीएसटी का है, और सरकार ने उसके बाद भी कई अब लेबर कोड्स में कई रिफॉर्म्स लाए हैं। क्योंकि जब अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर देखें, पहले जब सरकार आई थी 2014 में मोदी सरकार, तो उस टाइम हम लोग 139 नंबर में, 140 रादर नंबर पे थे। बट जब अभी हमने पिछले 3-4 साल पहले का आंकड़ा था कि 63 नंबर में वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग जो चलती थी उसमें 63 नंबर में भारत का स्थान था। तो सवाल यह है कि ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है, कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो देश में हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रिफॉर्म था वो था जीएसटी। और दूसरा आप देखिए गति शक्ति मिशन, क्योंकि हमारे देश की जो एक लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो हमारे उत्पादों में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है वो 14 से 15%। जो सरकार का जो ये उद्देश्य है कि उसको कैसे सिंगल डिजिट में लाया जाए, 8-9% में, जो कि विकसित देशों में नॉर्मली पाई जाती है। और इसके लिए उन्होंने एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पूरा बनाया, जिसमें गति शक्ति मिशन किया गया, जिसमें हमारे देश की नदियों को भी कैसे जोड़ा जाए। रिवर्स 111 नेशनल रिवर्स डिक्लेयर करी हैं, और कई आज क्या कहते हैं, इलाहाबाद से और असम तक जो रिवर का यूज हो रहा है, तो जिससे कि आप कैसे पोर्ट से, आप चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट देख लीजिए, सागरमाला प्रोजेक्ट देख लीजिए, तो ये सब का उद्देश्य यही रहा है, हम कैसे पूरे देश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी ध्यान रखते हुए सीमलेस कनेक्टिविटी एक प्रदान करें। और जब हम सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं तो नेचुरली जो है उससे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑलरेडी कम आती है। और अभी जो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया है, डिस्पाइट द जीएसटी, अभी जीएसटी 2 जो आया, आपने भी बात करी इसकी, जब पूरे विश्व में इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ वॉर चल रहा था, सरकार का एक बहुत अच्छा कदम था लास्ट ईयर दिवाली से पहले कि जीएसटी रिफॉर्म को बहुत सिंपल किया गया। आप चाहे डायरेक्ट टैक्सेस में देख लीजिए, हर साल ये एक रिफॉर्म जो ऐसे होते हैं जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी फोकस है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में भी फोकस है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हम लॉजिस्टिक को इंप्रूव करके उसको हम नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज दुनिया में एक क्रांति चल रही है एआई की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आप देखें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था, तो उस टाइम कई लोग उसका बहुत पॉजिटिव नहीं ले रहे थे कि हमारे देश में डिजिटल इंडिया की बात अभी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोविड में देखें, कोविड में जो हमारा देश और जो जिस तरीके से हमने डिजिटल अपने जो साधन है उनका यूज किया, पूरे विश्व में इसका नाम, आज यूपीआई हमारा पूरे विश्व में जाता है। तो हमारा जो अभी जो आगे जिस तरीके से देश प्रगति कर रहा है विकसित भारत की तरफ, तो सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम एक देश में बन रहा है, और जहां कई देशों को बहुत ज्यादा टाइम लगा, पिछले करीब 1 साल में जिस तरीके से भारत ने प्रगति करी है, एक सेमीकंडक्टर और सेल्फ रिलायंट जो आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने एक मिशन और मिशन मोड में जिस तरीके से लिया है, तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिससे जो है देश आज ही की नहीं सोच रहा है, बल्कि 50 साल बाद हम क्या करेंगे उस पर भी बहुत जो है फोकस हो रहा है। जो चौथी जो चीज है, किस तरीके से हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में तैयार किया है। आप देखिए 2016 में हमारे पास करीब 400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था तो 400 स्टार्टअप थे, बट आज बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ऊपर हमारे देश में स्टार्टअप हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो ये जो
क्रांति आई है, ये जो रेवोल्यूशन आया है, इसलिए आया है कि हमारे देश में उस चीज का एक पूरा इकोसिस्टम बना है। और एमएसएमईज की जो आप देखें जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे किस तरीके से फोकस पूरा हो रहा है। सबसे जो 3 चीजें हैं जो एमएसएमईज की जो मुख्य समस्याएं हैं, पहले की फाइनेंशियल जो वित्त की समस्या है, दूसरा मार्केट एक्सेस है, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। तो टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेस करें। अब जो मार्केट एक्सेस के लिए किस तरीके से जेम पोर्टल है हमारे देश में, जो एमएसएमईज हैं जेम पोर्टल में कैसे अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, वहां के थ्रू बेच सकते हैं। ओएनडीसी इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी एक चेंज आया है देश में कि कैसे वो मार्केट एक्सेस जो है एमएसएमईज को दिलाने के लिए। और टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ हब एंड स्पोक का एक सिस्टम बनाया गया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में हब इसका दिल्ली में है और स्पोक्स पूरे हर राज्य में दिए हुए हैं। तो कैसे एमएसएमई जो है टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो पूरा इकोसिस्टम बनाया है इससे जो है एक ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी है कि वो सरकार ने करी है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखें, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा फोकस नहीं है। जो हमारा फोकस है, चाहे आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड्स, हाईवेज, ट्रेन्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, वो सारे देख लीजिए। और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हेल्थ सिस्टम है हमारे देश। बिल्कुल रणजीत जी, बिल्कुल बात चाहे स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की, दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और सरकार की प्राथमिकता में हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोहर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। और मैं आप धन्यवाद। और मैं आपसे मनोहर जी ये जानना चाहूंगा, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट संसद में पेश की जा चुकी है और केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। देश की जो आर्थिक तस्वीर है, नीतिगत तस्वीर है, वो रिपोर्ट के जरिए देश के सामने आ चुकी है। लोगों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट से हर सेक्टर को उम्मीद है। आप कैसे देखते हैं आने वाले बजट को और देश की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि वैश्विक चुनौतियां सामने हैं? तो सभी पार्टिसिपेंट्स को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बजट को हम 2 तरह से देखते हैं। एक बजट लॉन्ग टर्म, जो किसी भी देश का जो बजट होता है वो उसकी जो एक लंबी योजना होती है राष्ट्र निर्माण की, उसमें वो हर साल का बजट एक जो है बड़ा ब्लॉक होता है जी। उसमें जो हमारे नक्शे, हमने बृहद जो है योजना बनाई है, उसको मजबूत करना, उसको आगे बढ़ाना, उसी लाइन पे चलना। जैसे दीवार में हर ईंट जो है एक लाइन में चलती है। दूसरा होता है कि आंतरिक बाह्य चुनौतियां, परिस्थितियां हैं, उसके हिसाब से बजट में उनसे लड़ने, उनको निपटने, उनके समाधान के उपाय किए जाते हैं। तो आपने 2 बातें कही कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी कल निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, और दूसरा जो है बजट जो 1 फरवरी को रखा जाएगा। तो जो बजट, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें उन्होंने कहा, किसी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी कहा कि भारत एक जो है टर्बुलेंट, जो इस समय जो है, अगर जो है महासमुद्र देखें तो इस समय विश्व परिस्थितियां बहुत ही उतार चढ़ाव हैं। यहाँ समस्याओं, चुनौतियों का एक झंझावात है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि दुनिया में इस समय जो अभी जो है 1990 के दशक से जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो अब खत्म हो रहा है। अब जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था बन रही थी, अब हर देश जो है प्रोटेक्शन, अपने अर्थव्यवस्था को संरक्षित कर रहा है जी। वैश्विकवाद की जगह से राष्ट्रवाद का स्थान ले रहा है। और सबसे बड़ी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, जिसने दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ाया, अमेरिका, वो जो है खुद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देके अब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपना रहे हैं, और वो जो है हाई टैरिफ्स, और उन्होंने भारत और अमेरिका, तो आर्थिक सर्वेक्षण में इन बातों को बड़ी प्रमुखता से दिया गया है। और हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत को नंबर 1 स्किल, क्योंकि किसी भी देश में सबसे बड़ी जो है उसकी ताकत होती है उसकी जनसंख्या जी। जनसंख्या सबसे बड़ी होती है। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी देश अपनी बड़ा इसलिए नहीं है कि वो बड़ा है क्षेत्रफल में या आबादी में, वो बड़ा है अपनी जनसंख्या की गुणवत्ता की वजह से और अपने नेतृत्व की क्वालिटी की वजह से जी।
सौभाग्य से इस समय जो है हमारा जो नेतृत्व है वो समय काल की परिस्थिति के हिसाब से उसने जो है दुविधाओं को खत्म किया है। तो हम मानते हैं कि पूरे देश के सामने एक डायरेक्शन दिया है और स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है भारत को, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड जो युवा आबादी के लाभ की बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी आबादी सबसे स्वस्थ रहे, सबसे शिक्षित रहे और हुनरमंद रहे। जापान और अमेरिका में स्किल लोगों की संख्या, सबको स्किल मिलती है, 90-95% लोग स्किल्ड, आप कुछ भी पढ़े रहें, कुछ भी करे रहें। अभी जो है बहुत समय तक जो है हम स्किल, और स्किल की भी जरूरत जो है डायनेमिक है। हर समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको उसी तरह से कौशल लाने पड़ते हैं। होटल के लिए एक तरह की स्किल है, प्लम्बिंग के लिए एक तरह से स्किल है, एग्रीकल्चर के लिए एक तरह से स्किल है, एआई टेक्नोलॉजी के, तो इस तरह से सरकार ने उस पर ध्यान दिया है स्किल। दूसरा, भारत में बहुत लंबे समय तक हमने, आज भी हमारे निर्यात में, अर्थव्यवस्था में सर्विसेज सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है जीडीपी में। 55% से ऊपर जो है, 55-60% जो है सर्विसेज। लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग अपना जो अभी 18-19% के आसपास है, अपने मैन्युफैक्चरिंग को हमें 25% ले जाना पड़ेगा। और आपने एक क्लिप दिखाया प्रधानमंत्री के भाषण का। प्रधानमंत्री ने इस बार जो है दम और दाम, कम दाम और दमदार, हाँ, दमदार चीज मतलब कि गुणवत्ता वाली चीज और कम दाम पे जो कॉम्पिटिटिव हो, उसको हमें ले जाना है वर्ल्ड मार्केट में। तभी हमें जो है हम अपने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पूंजी पलायन होता है ना, एक बार आदमी पूंजी लगाता है तो उसको पूंजी को ग्रो करना चाहता है। तो ये जो है बजट से उम्मीद है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ जो है आपको जब तक जो है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हमारी पूंजी फंसी रहेगी। किसी साथी ने हमारे बैंकरप्सी लॉ का उपयोग किया। बैंकरप्सी कोर्ट के लागू होने के बाद जो है यहाँ पे लोन कल्चर बदली है, बैंकों की ये जो है बिलो 2% आ गई है। बिल्कुल, तो इस तरह से जो बिल्कुल इस तरह से जो तो ये बजट जो है, जो इस समय हमारे सामने प्रोटेक्शनिस्ट दुनिया है उसकी चुनौतियों को सॉल्व करेगा। और हमारे जो है सोशल, और क्योंकि बजट जो है अब जो है टैक्स रेट, इनडायरेक्ट टैक्स चला गया जीएसटी में, डायरेक्ट टैक्स जो है एक लंबी टर्म आपने दे दिया कि आपने 12 लाख का इतना, जितना इस सरकार ने पिछले कुछ समय में छूट दे दी है आयकर में, अब 12 लाख तक की व्यक्तिगत आयकर को आप टैक्स से बचा सकते हो। तो इस तरह की चीजें नहीं, अब जो है ये देश के निर्माण का बजट होगा। जी, जाहिर सी बात है देश के निर्माण का बजट होगा। और जब बात हम आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, जाहिर तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से। और यही वजह है प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश दिया है उसके कई पहलू हैं। लेकिन बात कृषि क्षेत्र की मैं करूंगा, क्योंकि देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, देश में कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। जाहिर तौर पे सबसे ज्यादा फोकस जो सरकार का रहा है वो कृषि क्षेत्र पर रहा है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इस पर रहा है। डॉक्टर अशोक विशन दास जी, अगर हम पिछले एक दशक की बात करें अर्थव्यवस्था के लिहाज से, बजट के लिहाज से, तो सरकार ने किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए कदम उठाए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मैं बात करूंगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य में खासी बढ़ोतरी की गई है पिछले कुछ समय में। हो सकता है इस पे कुछ किंतु परंतु हो। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है दलहन और तिलहन में भारत कैसे आत्मनिर्भर बने। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे उभर के सामने आए हैं, आप कैसे देखते हैं इन मुद्दों को? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो हमारा तिलहन और दलहन है वो इतने महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। और बाकी जो अन्न है उसमें तो बहुत हो गए हैं, और बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इसमें सवाल ये है कि जो भारत देश है 142 करोड़ का, उसमें से 435 मिलियन ऐसे लोग हैं
जो बिल्कुल ही वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन का जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो प्रोटीन सिर्फ दालों से ही मिलता है उनको। तो वो दालों की आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और दूसरा जो हमारा जो तेल है, तो उसमें प्रधानमंत्री ने कई बार स्वयं कहा है कि कम से कम 10% आप कम करिए। उससे क्या होगा कि ये पहली बार ऐसा हमारा जो सर्वेक्षण आया है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें ये मुद्दा उठाया गया है कि जो हमारे देश में मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, और ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, और उसमें यह भी कहा गया कि अगर ओबेसिटी इंक्रीज होगी तो लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होती है। वो बहुत खुले से, क्योंकि अब जो अर्थशास्त्री है सिर्फ अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं है, अर्थशास्त्री अब थोड़ा सा और आगे भी बढ़ रहे हैं कि सब अब कैसे ये सुनिश्चित करें कि जो हमारे देश की जो जनता है, जो वर्क फोर्स है, उसी जनसंख्या से ही वर्क फोर्स आएगा। अब वर्क फोर्स अगर हमारा प्रोडक्टिव नहीं है तो क्या किया जा सकता है? तो ये एक बिंदु सारे लिंक हैं कि आपको तिलहन है। अब जैसे 81 करोड़ इस देश के वासी हैं जिसको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, NFSA जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाला है, उसके तहत दिया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो बैलेंस नहीं है। उसमें क्या है कि अब कई लोगों की ये धारणाएं जो कि गलत है कि अगर जो मोटापा है ना, गरीब आदमी मोटा नहीं हो सकता, ये धारणा डॉक्टर नहीं मानते। और वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि स्टार्च आप खाते रहेंगे सिर्फ, भले गरीब हो अमीर हो, और जो जंक फूड है वो खाते रहेंगे, तो गरीब आदमी भी मोटा हो सकता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि गरीब मोटा नहीं होगा। तो हमें जो NFSA में जो हमारे प्रोटीन और दूसरी चीजें नहीं है, उसको थोड़ा बैलेंस कराने की आवश्यकता है, ताकि हमारी जो जनता है और हमारे जनसंख्या, जो हमारे लोग हैं, जो वर्क फोर्स है, वो स्वस्थ रहे और उसी से उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। अभी जो मुख्य बिंदु है मेरे विचार में, जब तक हमारे देश की जो वर्क फोर्स सक्षम नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी में उसमें कमी आएगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो सकता, और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कोई ऐसा देश नहीं है जिसका एक्सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है फिर भी विकसित हो गया। तो विकसित देश बनने के लिए हमें इस पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मतलब सारांश ये है, हालांकि बहुत लंबा लिंक है, बट सारांश ये मैं जो देखता हूं कि हमें बैलेंस डाइट भी करना चाहिए, चाहे फ्री में हो चाहे कैसे हो। सरकार ने अगर ये सोचा 81 करोड़, और फिर हमें ये भी देखना है, ये सरकार की नीतियों से हमारा 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, और वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक द्योतक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, आप कितना भी, कई लोग कहते हैं कि ग्रोथ है, तो क्या हुआ, वो लोगों को अपने आप ही इंक्लूसिव हो जाएगा क्योंकि परकोलेट डाउन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कॉन्शियस एफर्ट से और बिल्कुल ही टारगेटेड ग्रुप रखना कि सबको लेके चलना है आगे, और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तभी देश विकसित होगा। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जहां तक हमारा एडिबल ऑयल की बात है, तो जितना हमारा डोमेस्टिक घरेलू उत्पादन है उससे ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसको तो बहुत जल्दी से हमें इस समस्या को फिक्स करना है, और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इनडायरेक्टली जो जैसे देश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, वहां से अधिकांश हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और वो इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है, जो वो हमारे पूरे देश में जितना, उससे भी ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम उन देशों के, खास करके ये 2 देश जो अभी बोले, इंडोनेशिया मलेशिया, वहां से ज्यादा हम इंपोर्ट करें पाम ऑयल, तो हम अपने भारत की जो किसान है उनको ऐसा सक्षम बनाए कि वो खुद घरेलू अपने देश में ही करे, तो उनको हम सहायता दे सकते हैं। तो उनको सहायता, वो समृद्ध होंगे तो देश खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा तो जो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा तवज्जो दी जा रही है वो बिल्कुल सही दी जा रही है कि वो जब तक 2/3 जनसंख्या तो हमारे देश की वही है, तो वो होगा तो हमारा देश अपने आप जी अशोक जी, जाहिर तौर पर देश में दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़े और किसान की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पिछले 1 दशक में मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की हैं। बात चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जाए या दूसरी जो योजनाएं हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई, जाहिर तौर पर उसकी झलक हर बजट में देखने को मिली है। इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में किसान और खेती
प्राथमिकता में रही है, कृषि क्षेत्र प्राथमिकता में रहा है। रणजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर तौर पर जिस तरह की वैश्विक स्थितियां हैं, अनिश्चितता की जो स्थितियां हैं आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो अमेरिका का अपना टैरिफ, एक तरह से उनकी रणनीति है, उसने कई तरह की स्थितियां पैदा की हैं विश्व के सामने। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौता हाल ही में हुआ है। आप कैसे देखते हैं भारत की जो व्यापार समझौता रणनीति है और जो वैश्विक चुनौतियां हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से पिछले एक साल के अंदर हमने देखा है कि इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट जो देश अपना उनको प्राथमिकता दे रहे हैं मैक्सिमम देश, तो और इस चीज को हमने किस तरीके से उसको हैंडल किया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सबसे पहले हमने वर्ल्ड की इतनी एडवांस इकोनॉमी यूके के साथ हमने एफटीए किया, और जो दूसरा जो अभी जिसको ऑल लीडर्स ये कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल एफटीए, ये है ईयू के साथ। ईयू इतना महत्वपूर्ण है, पिछले 2 दशक से ईयू के साथ हम एफटीए करना चाहते थे, लेकिन ये एफटीए हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप पे। और ये एफटीए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईयू और इंडिया मिलके 2 बिलियन लोग हैं और करीब $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण ये एफटीए हुआ है। और जो दूसरा ओमान के साथ है या न्यूजीलैंड के साथ है, और कई यूरेशिया कई देशों के साथ हमारे चल रहे हैं उसमें डिस्कशंस। लेकिन अब जो ईयू के साथ हुआ है, इसका हमें डेफिनेटली फायदा उठाना है, और हमें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने ग्रीन ग्रोथ की तरफ ले जाना है। क्योंकि अगर हम ईयू मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसमें सीबैम है, जिसमें कि कार्बन एमिशंस को हमने कैसे कम करना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो हमने रोड मैप एक बनाया है। सबसे बहुत अच्छी बात तो ये करी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हम 2070 तक नेट जीरो होंगे, और हमारा 2030 तक का जो कार्बन रिडक्शन का पहले टारगेट था वो 30% था। तो 30% से हम कार्बन रिड्यूस करेंगे, लेकिन वो फिर से बढ़ाया है, 45% जो है कार्बन रिडक्शन हम करेंगे। और जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है देश में, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ये एक बहुत ही एम्बिशियस जो है लक्ष्य जो है गवर्नमेंट में रखा है। और 45% कार्बन रिडक्शन के लिए जो हम काम कर रहे हैं, तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमारे जो देखिए अल्टीमेटली जब ईयू मार्केट में हमें जाना है, जो हमारे एमएसएमईज हैं, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है अभी कि दम होना चाहिए प्रोडक्ट में, और क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, प्लस कॉस्ट इतनी कॉम्पिटिटिव होगी। वो कैसे होगी? स्पेशली जब यूरोपियन मार्केट की बात कर रहे हैं, उसमें ग्रीन जो सस्टेनेबल जो प्रोडक्ट हैं उसको हमें खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं समझता हूं गवर्नमेंट जरूर इस बजट में फोकस भी रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे देश में जो करीब 70 मिलियन 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं, उनको हैंड होल्ड करने की जरूरत है। उनको आज के लिए नहीं सोचना है, उनको ये सोचना है कि कैसे हम नेक्स्ट 2-3 साल में अपने आप को एनर्जी एफिशिएंट करें, अपने जो काम है उसमें टेक्नोलॉजी को, एआई को, इंडस्ट्री 4.0 को कैसे इंटीग्रेट करें, और कैसे हम अपने ऐसे प्रोडक्ट बनाएं कि वो विश्व बाजार में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। ये नहीं कि आज इंडिया में प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें एक छोटा व्यापारी है, उसको ये नहीं पता होता कि कैसे पैकेजिंग करके एक प्रोडक्ट को कैसे विश्व बाजार में अच्छी तरह से उतारना चाहिए। तो एक इकोसिस्टम एक सरकार ने बनाने का प्रयत्न किया है, तो उसको और अधिक उसको मजबूत करने की जरूरत है उसमें। क्योंकि जब तक हम अपने छोटे व्यापारियों को मैन्युफैक्चरिंग में पूरा इंटीग्रेट करके इनको ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक उनके प्रोडक्ट वहां पे नहीं जा सकते। तो ये एक हमारे पास डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें जो भी कार्य अभी तक हो रहे हैं वो एक सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट को है, उसको यूज करने की बात है।
आई थिंक जो सस्टेनेबिलिटी पे फोकस सरकार का रहा है, चाहे आप लाइफ मिशन देख लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर जो सिटीजन है, जो यहाँ पे कोई भी चीज यूज कर रहा है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, घर में पानी यूज कर रहे हैं, इन सब बातों पे, मतलब छोटी छोटी बातों पे आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक सोच रही है, जी। तो वो एक बहुत ही एक इम्पैक्टफुल, उसका हर उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और जब 140 करोड़ से ज्यादा लोग हों, जस्ट इमेजिन किए जी। अगर एक यूनिट बिजली भी एक आदमी बचाएगा तो कितनी बिजली यहां पे बच सकती है, उससे जो है कैसे क्लाइमेट चेंज में उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर 1 लीटर पानी एक आदमी बचाएगा तो 140 करोड़ लोगों के देश में उसका इंपैक्ट क्या होगा डेली बेसिस पे, ये आप समझ सकते हैं। तो ये जो है एक लीडरशिप के थ्रू इस चीज को कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको अपना कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, और कई लोग इससे इंस्पायर भी हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जी। अदा करती हैं। जो बहुत ही मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नीतियां बनाती है, उसका इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि आज लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट जी। है, पावर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर की भूमिका है पॉलिसी बनाने की और कैसे एक इकोसिस्टम तैयार करने की, बट एट द सेम टाइम जो एक्शन होगा स्टेट में होगा। स्टेट में जमीन और पावर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब एक इन्वेस्टर किसी स्टेट में फैक्ट्री लगाता है तो उसको कितनी आसानी से क्लियरेंसेस मिलेंगे, कितनी आसानी से जमीन जो है कितनी कॉस्टली है, क्योंकि आज जो है जमीन का जो जी कॉस्ट है, बिल्कुल रणजीत जी, बिल्कुल। एक जब हम बात देश की करते हैं तो उसमें राज्यों की जो भूमिका है वो भी खासी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन हम बात केंद्रीय बजट की कर रहे हैं। जाहिर तौर पे ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो सरकार की प्राथमिकता में रहा है। बात चाहे परमाणु ऊर्जा की जाए या सौर ऊर्जा की या दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, सरकार ने अगर बीते वर्षों की हम बात करें, नीतिगत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मनोहर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछला जो 1 दशक रहा है वो जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाएं उनकी सरकार ने आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए शुरू की हैं, ताकि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है योजनाएं उस तक पहुंचे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब हम बजट की बात करते हैं, सरकार योजनाएं बनाती है, यह बात ठीक है, लोगों को राहत देती है, यह बात भी ठीक है, लेकिन राजकोषीय जो मुद्दा है, राजकोषीय अनुशासन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, राजकोषीय मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा राजकोष है, सरकार सिद्धांततः सरकार कोई व्यापार नहीं करती है, सरकार कोई कमाई नहीं करती है। भारत जैसे देशों में जरूर है कि सोशलिस्ट विचारधारा की वजह से हमने कुछ उपक्रम खड़े कर लिए। एक जमाना था कि हम डबल रोटी भी, मॉडर्न बेकरी बनाते थे, डबल रोटी भी सरकार बेचती थी, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। तो राजकोष इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि सॉवरीन जो है, जो राजा है उसको, या जो सरकार है उसको, लोकतंत्र में सरकार को हम चुनते हैं, तो उसको अपना काम चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। साथ साथ वो जनता के प्रति कुछ जो है कल्याणकारी योजनाएं और सार्वजनिक जो लोग, जो पब्लिक गुड्स होती हैं, जैसे सड़क है, ये है, रेल है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, उसको करने के लिए तो राजकोष इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन राजकोष का एक खतरा ये है कि हमेशा जो है, जो थिंकिंग रहती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार को लोग एक फिलॉसफी है, सरकार को बुराई भी मानती है, लेकिन सरकार चलाने के लिए, क्योंकि सरकार बैठेगी तो राजकोष जरूर लेगी। राजकोष लेने का मतलब है कि वो जो है हम ही आपसे पैसा लेती है, और अगर कर्ज भी लेती है तो जो हमारा बैंकों में पैसा रहता है वो रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंक से पैसा ले लेता, रिजर्व बैंक पैसा लेके सरकार को दे देता है। उससे क्या होता है कि अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा तो सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा तो जब सरकार ही कर्ज ले रही है बैंकों से, और कर्ज देने वाले बैंक हैं, और बैंक क्या है, हमारा पैसा लेते हैं, तो जब बैंक में पैसे कम हो जाते हैं
तो ब्याज महंगा हो जाता है। और हम जो है ग्लोबलाइज संसार में जो वैश्विक रहते हैं, तो अगर पूंजी सस्ती है तो आपको जो है किस्त पे कंप्यूटर खरीदने में अपने बच्चे के लिए, या उसके लिए टेबल खरीदने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, उसको भेजने के लिए एजुकेशन लोन सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार जो है सरकार का घाटा जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सार्वजनिक बजट का जो जीडीपी का कम से कम 30% 40% कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। सोच लीजिए, इतना बड़ा है। तो अगर वो सरकार ही घाटे में रहेगी तो कैपिटल महंगी हो जाएगी, पूंजी महंगी हो जाएगी जी, और उससे जो है महंगाई बढ़ेगी जी। तो इसलिए राजकोष की स्थिति, तो इस साल के बजट से आपने देखा होगा मनोज जी कि हमारा जो है जो पब्लिक डेट है वो इस समय जीडीपी के 56% के आसपास है, 56% प्लस है। कोविड के समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसको सरकार ने अब इस साल के बजट से 2026-27 के बजट से धीरे धीरे जो फिस्कल डेफिसिट की बात रही थी, फिस्कल मतलब कि जो सरकारी घाटा, राजकोषीय घाटा है, वो जीडीपी के अब पिछले बजट में 4.4% का हम रखे थे। लेकिन अब जो है सरकार ने एक और पैरामीटर लिया है कि अगले साल, इस साल के बजट से जो नया बजट आएगा उसमें 2031 तक गवर्नमेंट का जो डेट है उसको वो ला रहे हैं 50% के आसपास जी, 50-51% के आसपास लाने का लक्ष्य रखेंगे। तो एक आप अगले साल से आप देखेंगे, आप ही बहस करोगे कि भाई डेट रेशियो क्या है। अभी तक आपने फिस्कल डेफिसिट रेशियो क्या है ये देख रहे थे। फिस्कल डेफिसिट, इसलिए उस समय भी फिस्कल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जी। लेकिन जो सरकार का आज ही डाटा आया है दिसंबर तक का कि इस समय टैक्स कलेक्शन जो है 72%, जो आखिर 3 तिमाहियों का 25,25,000 करोड़ का जो रेवेन्यू कलेक्शन है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ है। एक आखिरी सवाल लाइन पे है जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा फोकस रहा है और सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो पूंजीगत व्यय है उसमें भारी बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2026 के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पूंजीगत व्यय से और बुनियादी ढांचे का विकास, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? सर, पूंजीगत व्यय निश्चित रूप से हिस्टोरिकली किसी भी देश में अभी जो भारत जैसे देश में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पब्लिक गुड्स पे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट के ही बस का है। तो इसलिए जो है पिछली बजट में आपने देखा होगा कि 11,21,000 करोड़ रुपए का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसके अलावा सरकार ने राज्यों को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री कैपिटल लोन दिया जी, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। उन सबको जो है करीब करीब जो है उसी तरह से जो इंसेंटिव्स थे, और सरकार 15 लाख करोड़ रुपए का उसमें प्रोविजन था कैपिटल पिछले बजट में, इस साल भी। लेकिन इस साल प्रायोरिटीज ये हो जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, हम बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में, हमारा डिफेंस है हमारे लिए बड़ी प्रायोरिटी है। कोई भी देश अपने डिफेंस को इग्नोर करके नहीं चल सकता है जी। तो हमारी सीमाएं जो है इस समय जो है, हमारी जो बॉर्डर की चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हो गई। वो हमारे जो है गवर्नमेंट के हाथ जो है थोड़ा सा उसका कंस्टेंट रहेगा। फिर भी गवर्नमेंट का रहेगा कि पिछले साल से कम 7%, 8% जो है बिल्कुल मनोहर जी, हमारा बजट। बिल्कुल जाहिर तौर पर 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करेंगी तो जाहिर तौर पर देश और दुनिया की निगाहें उस बजट पे लगेंगी, क्योंकि स्वदेशी से प्रेरित आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा वाला जो बजट होगा वो विकसित भारत के लक्ष्य के लिए होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।